Hi everyone, this is Athiya Zanab and today I'm going to discuss some question answers from romantic period. These questions will help you out if you are preparing for UGC NET, PGT English, TGT English, any exam of English literature. Let's get started. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बुक का सब टाइटल ये है शोइंग द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। तो ये विलियम ब्लेक की एक बुक है, ठीक है। इसका मेन टाइटल है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ओके, इसी का सब टाइटल रखा गया है शोइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। एक ह्यूमन सोल में दो अलग अलग स्टेट्स पाई जाती हैं। एक इंसान कभी बहुत अच्छा भी हो सकता है और वही इंसान बहुत बुरा भी हो सकता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर थीम को लेते हुए विलियम ब्लेक ने इस बुक को लिखा था। ओके, इसमें से ये ध्यान रखिएगा, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक अलग बुक है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अलग है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में कई सारी पोम्स हैं और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी कई सारी पोम्स हैं और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो 1789 में पब्लिश हुई थी एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 1794 में। दूसरा क्वेश्चन भी विलियम ब्लेक से रिलेटेड है। उनकी एक पोम है लंदन, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है एक बच्चे का, चिमनी स्वीपर का। वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हुज मदर डाइड, किसकी माँ की डेथ हो गई थी जब वो बहुत ही छोटा था और यहाँ तक उसको बोलना भी नहीं आता था। उसको उस वक्त बेच दिया गया था चिमनी साफ करने के लिए, राइट। तो सही आंसर होगा द चिमनी स्वीपर। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपको सीधे सीधे ये समझना है कि विलियम ब्लेक की एक राइटिंग है, एक रचना है चार्ज्ड विद सेडिशन। तो उनकी इसी राइटिंग को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें जिस तरीके से थीम है, ब्लेक वंस पुश्ड द सोल्जर आउट ऑफ हिज गार्डन एंड ऑल द वे टू अ नियर बाय इन वेयर द सोल्जर वॉज क्वार्टर्ड। क्वार्टर मतलब होता है पनिशमेंट, ओके। तो उस वक्त सोल्जर ने फिर ब्लेक पर क्या चार्ज लगाया था, सेडिशन का, राइट। तो आप याद रखना, चार्ज विद सेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क कंटेन्स अ टाइटल पेज डिपिक्टिंग अ नेकेड मैन throwing himself upon a scantily clad woman while another woman looks on। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो विलियम ब्लेक की ये जो बुक है, द बुक ऑफ थेल। इसका जो टाइटल पेज है इसमें एक नेकेड मैन अपने को एक स्कैंटली मतलब होता है थोड़ा बहुत जो पहनी हुई औरत है उस पर अपने को थ्रो कर रहा है और दूसरी वुमन उसको देख रही है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका द बुक ऑफ थेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका विलियम ब्लेक की पोम लंदन से लिया गया है। Whose sigh runs in blood down palace walls in the poem London। ओके, तो लंदन पोम में विलियम ब्लेक ने ह्यूमन मिजरी को शेयर किया है, ठीक है। तो कई सारी दुखी चीज़ों को उन्होंने दिखाया है उसमें। और एक लाइन ये भी है कि जो हैपलेस सोल्जर यानी जो बेचारे सोल्जर का जो खून है वो राजाओं के महल से गिरता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने एक लाइन लिखी है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका द हैपलेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम ब्लेक को इन चारों बुक्स में से कौन सी बुक में से ये लगता था कि उन्हें उस बुक से सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानते हैं उस बुक से। तो आंसर है आपका द बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आपको मिलेगा कि ब्लेक का फर्स्ट प्रिंटेड वर्क कौन सा है। तो आपका है पोइटिकल स्केचेस। याद रखिएगा, पोइटिकल स्केचेस किसका फर्स्ट प्रिंटेड वर्क है, ब्लेक का, विलियम ब्लेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विलियम ब्लेक के लिटरेरी करियर में कौन सा उनका वर्क माइलस्टोन समझा जाता है, यानी कि जिस वर्क से उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। तो आंसर है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ओके, इसी से रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन कवर किया था जिसका सब टाइटल था शोइंग द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है विलियम ब्लेक की जो फेमस पोम्स हैं, लंदन है, द सिक रोज है और द टाइगर है, ये तीनों पोम्स किस बुक टाइटल में आती हैं, राइट। तो आपका आंसर होगा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अभी मैंने आपको बताया था कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक अलग अलग बुक्स हैं, इनमें कई सारी पोम्स रखा गया। तो ये जो तीन पोम्स हैं, द सिक रोज, द टाइगर एंड द लंदन, इनको रखा गया है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। Next question is related to the famous work Lyrical Ballads of William Wordsworth। Lyrical Ballads विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज दोनों का एक फेमस वर्क है। 27 पोम्स का कलेक्शन है ये, जिसमें से 23 पोम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, बाकी 4 पोम्स एस.टी. कॉलरेज की है। तो ये पब्लिश हुई थी 1798 में। और इसी लिरिकल बैलेड्स के पब्लिशिंग के साथ साथ रोमांटिक एज की भी शुरुआत होती है। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड आप याद रखिएगा 1798 to 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड्स ओपन्स विद विच पोम। तो सबसे पहली पोम जो है उसमें वो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसको लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने, राइट।
और इसके बाद क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड्स किस पोम पे खत्म होती है, तो है लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। सो फर्स्ट पोम आपकी एस.टी. कॉलरिज से स्टार्ट होती है एंड लास्ट पोम जो ये है लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो तीसरा पर्सन कौन सा है कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के साथ क्विंटिको हिल्स पर जब ये लोग गए थे और जहाँ पे इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को कंपोज किया था। तो आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर उनके साथ थी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। ये जो लिरिकल बैलेड्स पोम का कलेक्शन है, इसमें बाद में जाकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स करके एक ऐसे लिखा था। उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में जिस तरीके का पोम कंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, पोम्स की थीम्स यूज़ करी है, तो ये बताने के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा चेंज क्यों किया है, ये सब बताने के लिए उन्होंने एक ऐसे लिखा प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। तो सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिरिकल बैलेड्स को लिखने में विलियम वर्ड्सवर्थ का मेन एम क्या रहा है। तो तीनों आंसर्स आपके सही हैं। पर्ज पोइट्री ऑफ ऑल कंसीट, सिंपली सिटी ऑफ डिक्शन, मेक इट इंटेलिजिबल टू कॉमन पीपल। पर्ज मीन्स होता है प्योर पोइट्री ऑफ ऑल कंसीट। कंसीट का मतलब होता है घमंड, प्राइड। तो इससे पहले की जो सेंसिबिलिटी थी उसमें लोग ऐसे लिखते थे कि वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आ पाती थी, राइट। तो पोइट्री विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस तरीके से लिखी इसमें कि एक आम इंसान को समझ आ जाए, ठीक है। तो उस एक आम इंसान का जो मन है, हर्ट है, वो प्योरीफाई हो पाए। पर्ज मीन्स प्योरीफाई। एंड सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन, बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया। देन कॉमन पीपल तक इन पोम्स को पहुंचाना इनका मेन एम था। तो तीनों एम्स रहे हैं इन लिरिकल बैलेड्स में, राइट। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिक्स ने किसको फर्स्ट लिविंग पोइट बोला है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट बोला है अभी तक इंग्लैंड ने जिनको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। उन सारे पोइट्स में किसको ऐसा बोला गया है, तो आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस रोमांटिक पोइट ने इस टर्म को कॉइन किया था, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्पॉट्स ऑफ टाइम एक फ्रेज को कॉइन किया था, जिसका मतलब था कि मेनली जो मोमेंट्स होते हैं इंसान के, वो नेचर के साथ ही होते हैं। तो वो जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं नेचर के साथ स्पेंड किए हुए, उनको इन्होंने बोला था स्पॉट्स ऑफ टाइम। ओके, तो सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ कॉइन्ड दिस फेमस फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें हर लाइन में एक स्पिरिचुअल अपील मिलती है नेचर की, यानी नेचर से एक तरीके का अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो उसका आंसर है टिंटन एबे। टिंटन एबे किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। पूरी तरीके से इसमें केवल और केवल नेचर के बारे में ही डिस्कस किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये किसने लिखा है, तो उसका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें झलक मिलती है मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड। तो उसका सही आंसर है द एक्सकर्शन। इस पर्टिकुलर पोम में उन्होंने इसी चीज़ पर फोकस किया है कि किस तरीके से लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे भाग रहे थे और नेचर से दूर जा रहे थे। तो याद रखिएगा द एक्सकर्शन जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट लूसी पोम्स। लूसी पोम्स एक सीरीज है 5 पोम्स की, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत प्यार था और उस वक्त जिस वक्त उन्होंने कई सारी पोम्स लिखी हैं, उस वक्त लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे भाग रहे थे। साइंस, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, बस यही सब के पीछे लोग भाग रहे थे, बहुत कम नेचर पर फोकस कर रहे थे। तो इन 5 पोम्स में भी लूसी को अप्रिशिएट किया है और लूसी उनका एक इमेजिन कैरेक्टर है और उसके जरिए भी वो नेचर को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ के पोम्स में जितना भी नेचर मिलता है, एक तरीके से वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि जस्ट बी स्पिरिचुअल एंड जस्ट कम बैक टू गॉड, राइट। तो कुल मिला के लूसी पोम्स में लूसी कैरेक्टर को इमेजिन किया है, जिसके जरिए उन्होंने नेचर को ही अप्रिशिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथिज्म बिलीव्स इन। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथिज्म है, इसी लूसी पोम्स के जरिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट के जरिए विलियम वर्ड्सवर्थ वांटेड टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स की गॉड एंड नेचर आर आइडेंटिकल। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ही वांटेड टू टेल द रीडर्स कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के जरिए एक्चुअली गॉड शाइन्स। सो वट एवर यू सी एज अ नेचर, दैट इज नथिंग बट गॉड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। द करेक्ट आंसर विल बी हीलिंग पावर इन नेचर।
यानी कि when you connect yourself to nature, you will connect automatically to God because you will be able to think कि ये सब किसने बनाया है. Okay, so you will connect automatically to God. Next question is easy and it is related to the previous question कि Wordsworth believed in the concept of pantheism. The next question is इनमें से कौन सा poet ऐसा है that was reforming the poetry or upholding the moral law? तो सही आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कई बार अपने पूरे वर्क द लिरिकल बैलेड्स में यही बोला है कि पोइट्री रिफॉर्म होना चाहिए, यानी इजी होना चाहिए और नेचर से कनेक्ट करना चाहिए उसको, राइट. तो इस तरीके से ही अपहोल्डेड द मोरल लॉ ऑल्सो. सो द करेक्ट आंसर विल बी वर्ड्सवर्थ. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो एसटी कॉलेज से रिलेटेड हैं. एसटी कॉलेज के कुछ फेमस वर्क्स बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उसको आप एक साथ याद कर लीजिएगा. तो पहला वर्क है एड्स टू रिफ्लेक्शन, इसका आर आप कनेक्ट करिएगा सेकेंड वर्क से जो कि है रिलीजियस म्यूजिंग्स. ओके, तो रिलीजियस म्यूजिंग्स और रिफ्लेक्शन, एड्स टू रिफ्लेक्शन दोनों ही किसके हैं? एसटी कॉलरिज के. नेक्स्ट एक और वर्क है द फॉल ऑफ रोबस्पेयर. रोबस्पेयर में भी आर है, उसमें भी आर था, तो आप याद रखना रिलीजियस म्यूजिंग्स, एड्स टू रिफ्लेक्शन, द फॉल ऑफ रोबस्पेयर. ये तीनों के तीनों वर्क किसके हैं? एसटी कॉलरिज के. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरिज की एक पोम है डे ड्रीम. तो उनकी डे ड्रीम को पढ़कर कौन सी दूसरी पोम याद आती है वो आपसे पूछा गया है, राइट. तो सही आंसर होगा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. और अभी पीछे मैंने आपको बताया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एक्सपीरियंस किसने लिखी है? विलियम ब्लेक ने. तो डे ड्रीम जो कि कॉलरिज ने पोम लिखी है, इस पोम को पढ़ के कौन सी पोम याद आती है? वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एसटी कॉलेज का एक वर्क पूछा गया है फियर्स इन सॉलिट्यूड. पूछा गया आपसे फियर्स इन सॉलिट्यूड किसने लिखा? तो याद रखिएगा कॉलरिज, फियर्स इन सॉलिट्यूड. तो इससे पहले आपने तीन वर्क्स याद किए, एड्स टू रिफ्लेक्शन, रिलीजियस म्यूजिंग्स, द फॉल ऑफ रोबस्पेयर, डे ड्रीम, फियर्स इन सॉलिट्यूड. तो ये 5 वर्क्स हो गए आपके, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट बहुत ही फेमस वर्क है एक द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जिसको एसटी कॉलरिज ने लिखा है. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पोम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वो किस बारे में है? तो उसका सही आंसर होगा ये पोम है द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. मैरिनर कहते हैं जो नाव को चलाने वाले होते हैं. तो उसने एक बार एक बर्ड को मार दिया था, तो उसकी वजह से उसको एक श्राप मिल गया था. सुपर नेचुरल एलिमेंट की एक पोम है. तो उसने कैसे बाद में प्रायश्चित किया जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसके साथ के जितने भी लोग थे मारे जाते हैं. तो पूरी तरीके से पोम में दिखाया गया है गिल्ट और एक्सपिएशन, जिसको कहते हैं प्रायश्चित. ठीक है, तो एंशिएंट मैरिनर का जो प्रायश्चित है, उसका जो गिल्ट है वो दिखाया गया है, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेम वर्क द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. आपसे पूछा गया है कि इस पोम में कौन से बर्ड को एंशिएंट मैरिनर ने मारा था? तो उसका नाम है अल्बाट्रॉस. याद रखिएगा अल्बाट्रॉस वाज द बर्ड दैट वाज किल्ड बाय द मैरिनर इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये सीखना है कि एसटी कॉलरिज ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आकर एक ओट लिखा था जिसका नाम है ओट टू फ्रांस. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आकर ओट टू फ्रांस लिखा था? तो सही आंसर होगा एसटी कॉलरिज. Next question is related to another work of S.T. Coleridge which is very important, namely कुबला खान. तो थोड़ा बहुत आपको पता हो अगर एस.टी. कॉलेज के बारे में, उनकी जो पोम्स हैं उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भर भर के हैं. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब जिसमें भूत चुड़ैल और यानी जो एग्जिस्टेंस होता है, लिटरली जो चीज़ें होती हैं दुनिया में उससे बियॉन्ड सोच पाना इनका काम था. ठीक है, तो एस.टी. कॉलेज ने ये जो पर्टिकुलर वर्क लिखा है कुबला खान, इसमें उन्होंने बहुत बढ़िया इमेजिनेशन किया है और ऐसा माना जाता है कि वो ये वर्क को लिखते हैं आफ्टर सीइंग अ ड्रीम. यानी उन्होंने एक सपना देखा था, उस सपने में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको उन्होंने एक पोम में उतार दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से उस सपने को एक पोम में नहीं उतार पाए क्योंकि बीच में उनसे कोई मिलने आ गया था, डिस्टर्ब हो गए थे वो. तो इस वजह से बोला जाता है कि ये वर्क जो है उनका एक फ्रैगमेंट रह गया, राइट, एक पार्ट बन के रह गया जो कि गॉर्जियस ओरिएंटल ड्रीम पिक्चर कहलाता है, जो लिखा गया था अक्टूबर सनसेट में. तो याद रखिएगा कौन सा वर्क है? कुबला खान. योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो बिलोंग्स टू एस.टी. कॉलेज वर्क विच इज क्रिस्टबेल. तो उसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप याद रखिएगा. एस.टी. कॉलेज का एक वर्क है क्रिस्टबेल.
क्रिस्टाबेल भी सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरा हुआ है। क्रिस्टाबेल जो टाइटल है यही मेन कैरेक्टर भी है इस पर्टिकुलर वर्क का। क्रिस्टाबेल एक लड़की है जिसकी शादी एक नाइट से हो जाती है, वो नाइट नहीं होता है जब, तो ये अपनी नाइट को मिस करती हुई रात में जंगल में जाती है और उसके लिए दुआ करने के लिए जाती है। तो वहीं पे उसको एक औरत मिलती है, उसके रोने की आवाज़ वो सुनती है, तो उस औरत के करीब जाती है जिसका नाम जेरल्डीन होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जेरल्डीन एसटी कॉलेज के किस फेमस वर्क का पार्ट है या कैरेक्टर है, तो आप याद रखना क्रिस्टाबेल का कैरेक्टर है जेरल्डीन। तो ये जो जेरल्डीन है ये एक्चुअली एक चुड़ैल है, राइट। ये जादू कर देती है क्रिस्टाबेल पर, क्रिस्टाबेल जिसकी वजह से कुछ बोल नहीं पाती और अजीब अजीब हरकतें करती है। तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्रैगमेंट इन अनफिनिश्ड वर्क है विच सीम्स टू हैव प्लान एज अ स्टोरी ऑफ ए प्योर यंग गर्ल, जो वश में आ जाती है एक सॉर्सरर, एक जादूगरनी की, जो वुमेन के शेप में होती है। इसका नाम होता है जेरल्डीन। तो आपका सही आंसर होगा क्रिस्टाबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैंटिसोक्रेसी के बारे में जानना है। पैंटिसोक्रेसी क्या थी? एक यूटोपियन स्कीम थी। एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी ने मिलकर ये चीज़ एक स्कीम एक इमेजिन की थी कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो आइडियल कम्युनिटी हो, यानी हर एक को इक्वल राइट मिले, राइट। तो एक तरीके से यूटोपियन स्कीम थी, किसके ज़रिए बनाई गई थी ये? एसटी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सस्क्वेना जो जगह का नाम है उसके बैंक्स पर विच वॉज टू बी एन आइडियल कम्युनिटी, व्हाट वाज दैट? ओके, जहाँ पे सिटीजन्स कंबाइन फार्मिंग एंड लिटरेचर। तो करेक्ट आंसर विल बी पैंटिसोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फ्रेज यूज किया गया है द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये किसके वर्क में है? तो ये एसटी कॉलेज का एक वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, राइट। उसमें उन्होंने ये फ्रेज यूज किया है जिसका मतलब है, विलिंग मतलब होता है जानबूझकर, सस्पेंशन मतलब होता है दबाना, यानी जानबूझ के जब हम अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड करते हैं। और ऐसा हम कब करते हैं? जब हम सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हुई कोई चीज़ देखते हैं, यानी कोई डरावनी सी चीज़, कोई भूत चुड़ैल वाली चीज़। ओके, तो जब आप कोई भी मूवी देखते हो या कोई भी वर्क रीड करते हो जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरा हुआ है, तो जब तक आप अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड नहीं करोगे, रिमूव नहीं करोगे, प्रेस नहीं करोगे, तब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा, राइट। तो एसटी कॉलेज ने इस पर्टिकुलर फ्रेज को पॉइंट आउट किया था कि वी डेलिबरेटली, वी नोइंगली सस्पेंड अवर डिसबिलीफ in order to enjoy the work of supernatural elements. ओके, तो ये किसने बोला था, किसने समझाया था? एसटी कॉलेज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुबला खान से रिलेटेड है। पूछा गया आपसे कि कुबला खान जो एसटी कॉलेज का वर्क है ये फ्रैगमेंट क्यों रह गया, यानी अनफिनिश क्यों रह गया? मैंने आपको बताया था अभी कि ये उनका एक ड्रीम में जो उन्होंने देखा था वो एक्सप्रेस किया है कुबला खान में, राइट। तो ये अनफिनिश रह गया क्योंकि उनको बीच में कोई मिलने आ गया था जो कि पोलोक से आया था। तो दिस इज द आंसर दैट कुबला खान रिमेन्स अ फ्रैगमेंट बाय एसटी कॉलरिज बिकॉज ही वाज इंटरप्टेड बाय अ पर्सन फ्रॉम पोलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फॉल ऑफ रोबस्पियर। द फॉल ऑफ रोबस्पियर एक ऐसी पोएम है जिसको दो लोगों ने लिखा है, रॉबर्ट साउदी एंड एसटी कॉलरिज। तो आपसे पूछा गया है विच इज कंपोज्ड बाय टू एंथुसियास्ट, तो हु आर दोस टू एंथुसियास्ट? फर्स्ट इज एसटी कॉलरिज एंड अनदर इज रॉबर्ट साउदी। फिर आपसे पूछा गया है विच इज फुल ऑफ द टू रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। तो उसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि ये जो रोबस्पियर है ये कोई इमेजिन्ड कैरेक्टर नहीं है, ओके। ये एक रियल कैरेक्टर है, फ्रेंच रिवोल्यूशन में बहुत एक्टिव मेंबर रहे हैं रोबस्पियर। तो रोबस्पियर के बारे में ही ये वर्क है कि कैसे रोबस्पियर का फॉल हुआ, द फॉल ऑफ रोबस्पियर। तो एक तरफ एसटी कॉलरिज ने उनको टायरेंट बोला है, अत्याचारी नॉल, एंड ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट साउदी ने एक तरीके से प्रेस किया है ये कहकर दैट ही वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ डेस्पोटिज्म, राइट। डेस्पोटिज्म को खत्म करने वाले थे ये। तो कुल मिला के ये जो वर्क है वो रोबस्पियर के बारे में लिखा गया है। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज आस्किंग फुल ऑफ टू रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फेमस वर्क ऑफ रॉबर्ट साउदी विच इज थालाबा द डिस्ट्रॉयर। इस पोम में है क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा देती हूँ। तो कुछ जादूगरों का ग्रुप है जिनको कुछ श्राप वगैरह मिला हुआ है कि आगे चल के उनके साथ कुछ बुरा होगा। तो उस प्रोफेसी से बचने के लिए वो एक फैमिली को मार रहे हैं, राइट। फैमिली के कई सारे मेंबर्स को वो लोग मार चुके हैं। लास्ट बचता है एक यंग बॉय थालाबा, राइट। लेकिन वो लोग थालाबा को नहीं मार पाते हैं किसी तरीके से। वो लोग एक स्टॉर्म वगैरह में फंस जाते हैं और
अल्टीमेटली जो पावर होता है उन लोगों का, उन मैजिशियंस का, जादूगरों का, वो आ जाता है थालाबा के पास। अब थालाबा के पास जब वो जादू आ जाता है तो थालाबा खुद डिस्ट्रॉयर बन जाता है, किसका, जो इविल मैजिशियंस है, इविल सॉर्सरर जो हैं, उनको मारता है वो वन बाय वन करके। तो ये है थालाबा द डिस्ट्रॉयर। तो इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट साउदी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम वर्क थालाबा। आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द टेल ऑफ अरेबियन एन्चेंटमेंट। एन्चेंटमेंट मतलब वही जादू, मैजिक, स्पेल करना, राइट। तो सही आंसर होगा थालाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड क्लूट्स करके एक वर्क है रॉबर्ट साउदी का, एक छोटी सी पोम है। ये आप याद रखिएगा किसका वर्क है, रॉबर्ट साउदी का। ओल्ड क्लूट्स वॉज रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द वर्क्स ऑफ रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी की एक पोम है जो कि ह्यूमरस पोम है, हंसी की पोम है, द वेल ऑफ सेंट कीन। सेंट कीन एक जगह है जहाँ पे एक कुआं है, द वेल ऑफ सेंट कीन उसी कुएं की एक पोम है, राइट। तो रॉबर्ट साउदी ने एक हंसी की पोम लिखी है, द वेल ऑफ सेंट कीन। उनके अकॉर्डिंग इस कुएं का पानी मैरिड कपल में से जो भी पहले पिएगा वो अपनी लाइफ में मास्टर होगा, यानी एक दूसरे पे डोमिनेंट होगा। अगर वाइफ पहले पी ले रही है तो अपने हस्बैंड पे डोमिनेंट होगी, और अगर हस्बैंड पहले पी ले रहा है तो अपने वाइफ पे डोमिनेंट होगी। तो ये एक ह्यूमरस पोम है रॉबर्ट साउदी की, याद रखिएगा, द वेल ऑफ सेंट कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस जेफरी ने जब एसटी कॉलेज का बायोग्राफी लिटरेरिया का रिव्यू किया था, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी लेक स्कूल ऑफ पोइट्स की, जिनके अकॉर्डिंग 3 पोइट्स को उन्होंने शामिल किया था, जिनको उन्होंने लेक स्कूल ऑफ पोइट्स बोला था, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। और इनको लेक पोइट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके वर्क में लेक के सारे सीन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, राइट। और ये भी बोला जाता है कि ये जो तीनों पोइट्स हैं वो लेक के पास ही रहते थे। तो कुल मिला के आप याद रखिएगा, लेक स्कूल ऑफ पोइट्स या लेक पोइट्स किसको कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। और किसने इसको कॉइन किया था, फ्रांसिस जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। एक वर्क है रॉबर्ट साउदी का, इसका नाम है ए विजन ऑफ जजमेंट। रॉबर्ट साउदी ने ए विजन ऑफ जजमेंट में किंग जॉर्ज थर्ड, जो उस वक्त के थे, किंग जॉर्ज थर्ड को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ़ें की हैं। तो इस तरीके से जो तारीफ़ें की गई हैं रॉबर्ट साउदी के ज़रिए जॉर्ज थर्ड की, ये पसंद नहीं आई बायरन को। बायरन ने एक और वर्क लिखा, द विजन ऑफ जजमेंट, जिसमें उन्होंने सटायर किया, यानी कि क्रिटिसाइज किया रॉबर्ट साउदी के वर्क को। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बायरन का जो वर्क है द विजन ऑफ जजमेंट, ये एक सटायर, सटायर कौन सा वर्क होता है जिसमें किसी के खिलाफ कुछ बातें कही जाती हैं, राइट। तो ये जो सटायर है वो किसके खिलाफ लिखा गया है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट साउदी। और रॉबर्ट साउदी के कौन से वर्क में, अ विजन ऑफ जजमेंट, जिसमें उन्होंने किसके लिए बात करी है, जॉर्ज थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये एक फैक्ट बताता है कि जिस तरीके से वॉल्टर स्कॉट एक बहुत बढ़िया नॉवेलिस्ट रहे हैं स्कॉटलैंड के, उनके नॉवेल्स में बहुत बढ़िया तरीके से स्कॉटलैंड और वहाँ के लोगों की ग्लिम्सेस, झलक दिखाई पड़ती है। तो ऐसा जेन्युइनली था, वाकई वॉल्टर स्कॉट के वर्क में स्कॉटलैंड एंड इट्स पीपल नज़र आते थे। बट बायरन जो एक पोइट थे, ही प्रिटेंडेड टू नो द सीक्रेट अनहोलसम साइड ऑफ यूरोप। वो ऐसा प्रिटेंड करते थे कि उन्हें यूरोप के बारे में बहुत कुछ पता है। अपने वर्क में वो यूरोप की ग्लिम्सेस लाना तो चाहते थे, बट ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एज वॉल्टर स्कॉट फॉर स्कॉटलैंड, राइट। द क्वेश्चन इज दिस ओनली, who pretends to know the secret, unwholesome side of Europe, which generally hides itself in the dark. I hope the question is clear to all of you. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि फर्स्ट वॉल्यूम है बायरन का। तो आपका आंसर होगा आर्ट्स ऑफ आइडलनेस। बायरन ने 19 ईयर्स की एज में इस पोम को लिखा था, और उन्होंने इस पोम में रोमन पोइट्स को इमिटेट किया है, याद रखिएगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश्ड बाय बायरन, आर्ट्स ऑफ आइडलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इनमें से कौन लेक पोइट्स नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था लेक पोइट्स में कौन कौन आता है, एसटी कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको किसने ग्रुप किया था, फ्रांसिस जेफरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोइट ने ये बोला था कि द पोइट वॉज अ मियर बैबलर। मियर मीन्स होता है ओनली, नहीं एक पोइट केवल बकबक करने वाला होता है, बोलने वाला होता है। तो किसने बोला था, बायरन ने। याद रखिएगा, हु सेड, बायरन सेड दैट द पोइट वॉज अ मियर बैबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू द वेरी फेमस वर्क ऑफ लॉर्ड बायरन।
विच इज डॉन वान। ये प्रोनाउंस होता है वान, हालांकि जे से स्टार्ट होता है बट जे इज साइलेंट हियर, राइट। डॉन वान एक बहुत ही फेमस वर्क है लॉर्ड बायरन का, और इस वर्क में 17 कैंटोस है, लेकिन 16वां कैंटोस लिखने के बाद ही लॉर्ड बायरन की डेथ हो गई थी, कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो ये वर्क। तो डॉन वान वर्क में जो मेन कैरेक्टर है वो डॉन वान खुद है। वो कई सारे लड़कियों से अफेयर रखता है। सबसे पहला अफेयर होता है उसके जो मम्मी की फ्रेंड थी उससे, यानी अपने मदर की फ्रेंड से ही ये अफेयर करता है। उसका नाम क्या था? जूलिया, यानी उसकी मम्मी की फ्रेंड का नाम था जूलिया, जिसका हस्बैंड था डॉल अल्फोंसो। ठीक है, तो डॉल अल्फोंसो को जब पता चलता है कि मेरी वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है, तो ये पता कर लेता है बाकायदा कि डॉन वान इसके पीछे है। तो उसकी मम्मी, डॉन वान की मम्मी डॉन वान को भेज देती हैं बाहर। वहाँ पे जाके ये दूसरी लड़की, हेडी नाम था उसका, उससे अफेयर में पड़ जाता है, जिससे हेडी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो हेडी कौन होती है? एक पायरेट होता है, एक डाकू होता है, उसकी बेटी होती है। तो वो जो ओल्ड पायरेट जो डाकू होता है वो वहां से भगा देता है हेडी को। इसके बाद डॉन वान जाता है एक दूसरी जगह, शेल्टर लेता है, जहां पर एक सुल्ताना इसको मिलती है। सुल्ताना इज हु? सुल्ताना इज द वाइफ ऑफ सुल्तान, जिसका नाम था गुलबयाज। तो तीसरा अफेयर उसका होता है गुलबयाज से। तो तीनों गर्ल्स को देखा जाए तो ये पता चलता है कि डॉन वान खुद लड़कियों के पास नहीं जाता, बल्कि लड़कियों की कतार उसके लिए लगी रहती है। एक्चुअली इस सुल्ताना ने खुद ही चाहा था कि ये डॉन वान इसके करीब आए। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पोम में ये कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, डॉन अल्फोंसो, जूलिया एंड सुल्ताना। तो सही आंसर क्या होगा? डॉन वान। जिसमें से याद रखिएगा डॉन अल्फोंसो और जूलिया में क्या रिलेशन है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और इस जूलिया का अफेयर हो गया था किससे? डॉन वान से। उसके बाद हेडी से, और तीसरा अफेयर हुआ था सुल्ताना से, जिसका नाम था गुलबयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम वर्क डॉन वान बाय लॉर्ड बायरन। तो डॉन वान जो लॉर्ड बायरन का वर्क है उसमें हेडी कौन है? यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, HAIDEE। हेडी डॉटर ऑफ एन ओल्ड पायरेट है, अभी मैंने आपको बताया था। This brings me to the end of the video. In this video, I have discussed 50 questions in which I tried my best to give the overview of each and every question. In my next part, I will discuss some more questions. Till I come with my next video, keep loving literature. Thank you for watching.